नमस्कार, सच की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। देश का आईटी क्षेत्र मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कई बड़ी आईटी कंपनियां कैंपस सिलेक्शन के लिए नहीं गई हैं। इस वित्त वर्ष में तकनीकी संस्थाओं में हुई भर्तियां अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। इन्फोसिस, विप्रो जैसी देश की बड़ी आईटी कंपनियों ने भी कहा है कि इस साल कैंपस जाने की संभावना कम है। अमेरिका, यूरोप में मंदी की आशंका भी इसका एक बड़ा कारण है। बाजार का बदलता माहौल भी इस क्षेत्र को खासा प्रभावित कर रहा है। बाजार में मांग घटने का ये असर है कि आईटी नौकरियों में भी कमी आई है। ये समझना बेहद जरूरी है कि इसका असर कितना व्यापक है। मुश्किल दौर में आईटी क्षेत्र चल रहा है और अगर आपको यहाँ पर बताएं तो भारत दुनिया भर का बड़ा आईटी सेवा निर्यातक है। वित्त वर्ष 2022-23 की अगर बात की जाए तो इसमें भारत का सेवा निर्यात जो है वो करीब 322 अरब डॉलर का रहा है। और इस सेवा निर्यात में सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी है वो आईटी सेवा एक्सपर्ट की है, यानी आईटी सेक्टर की ही है। दुनिया में आर्थिक सुस्ती के चलते भारत का जो आईटी निर्यात है वो प्रभावित हुआ है भारत की ओर से। घरेलू आईटी कंपनियां जो हैं उनमें भी नौकरियों में खासी कमी आई है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी अब नौकरियों को खासा प्रभावित कर रहा है। इस मुद्दे के कई पहलू हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि आईटी क्षेत्र में घटती नौकरियों के चलते छात्रों की मुश्किलें खासी बढ़ गई हैं। 2023 बैच के छात्रों के लिए हो सकता है ये बेहद कठिन साल, बेहद कठिन वक्त। 2022 बैच के जो कई छात्र हैं उनके पास नियुक्ति पत्र हैं, अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। हालांकि देश की बड़ी आईटी कंपनी जो है टीसीएस, उसने कहा है कि उसने कैंपस प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है और एक्सेंचर जैसी जो कंपनियां हैं वो भी नई भर्तियों का आश्वासन दे रही हैं। तो इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ निहारिका सोंधी है, फाउंडर हैं ईडी नेट कंसल्टेंट, और जसप्रीत बिंद्रा है, फाउंडर टेक विस्परर लिमिटेड के हैं। निहारिका, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूँगी। जिस तरह की स्थिति ये यहाँ पर पैदा हुई है, देश की बड़ी आईटी कंपनियाँ जो हैं अगर वो कैंपस सिलेक्शन ही नहीं करेंगे तो यानी कि ये मान लिया जाए कि ये संकट बेहद बड़ा है। हाँ जी, तो ये थैंक यू सो मच। एक तो आपने मुझे ये सेशन में बुलाया है। हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है कि कैंपस प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, पर इसके कारण ये काफ़ी कारण के कारण है। लाइक फॉर इंस्टेंस, पहला चीज ये है कि यूएस में जो रिसेशन हुआ था, तो वो रिसेशन हैज हैड अ रिपलिंग इफेक्ट इंडिया में भी। सो इट्स अ ग्लोबल रिसेशन जहाँ पर लॉट ऑफ $1 मिलियन जॉब्स चले गए थे अमेरिका में, और इसका इफेक्ट इंडिया में भी आया है क्योंकि काफी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इंडिया में आउटसोर्स किया जाता है, पहला चीज। दूसरा ये चीज है कि यस, रोबोटिक ऑटोमेशन प्रोसेस और यू कैन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी नौकरियों को रिप्लेस कर चुका है, बट वो बेसिक नौकरी है। इट इज ए एंट्री लेवल जॉब जिसको आप बोलते हैं, और ये एंट्री लेवल जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अगर रिप्लेस किया है तो नए जॉब्स भी क्रिएट किए हैं। ठीक है जी, जिसमें ज्यादा डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। सो हाँ, ये और हमें ये करना है कि हमारा थोड़ा सा अपना करिकुलम है, वो करिकुलम को थोड़ा सा अपडेटेड करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को अपस्किल करना पड़ेगा, अपने आप को इनहेंस करना पड़ेगा अपने वे टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स आर कंसर्न। और नॉट ओनली दैट, उनको इंटर्नशिप, हैंड्स ऑन लर्निंग सीखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेक कंपनीज अब ऑनलाइन जा रही है। सो सब कुछ ऑनलाइन किया जा रहा है। सो कंपनी को भी प्रिफर करते हैं वो कि स्टूडेंट्स के पास कुछ काइंड ऑफ रियल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसलिए रियल वर्क एक्सपीरियंस, अपग्रेडिंग अपना स्किल्स, लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज, बेसिक पोजिशनिंग, बेसिक एंट्री लेवल जॉब से अपने आप को वो लोग को एनहांस करना है टू मोर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग रोल्स। बिल्कुल, लेकिन निहारिका, ये भी साफ है कि जिनको 2022 में अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले थे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उन्हें अभी भी नौकरी के लिए कॉल नहीं आया, या उन्हें जो कॉल्स आते हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पर मैं जसप्रीत के पास आना चाहूँगी। जसप्रीत, क्या ये जो इस साल की स्थिति है, तो हम देख रहे हैं कि सबसे निचले स्तर पर जो है वो भर्तियों को देखा जा रहा है, अब तक की जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, यानी कि जो छात्र इस साल पास हुए हैं उनके लिए स्थिति वाकई में बेहद निराशाजनक है। नहीं, आप बात तो ठीक कह रही हैं। आई डोंट थिंक कि हम लोग डिनाई कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छी स्थिति है। ये कठिन स्थिति है और निराशाजनक स्थिति है, लेकिन अगर आप देखेंगे हिस्ट्री को तो ये एक साइकिल होती है। आप हर 8-10 साल में
ये साइकिल डाउन होगी और यही साइकिल ऊपर बढ़ेगी। अब लास्ट सोचे तो ऐसी स्थिति शायद 2008 में आई जब वो फाइनेंशियल क्रैश हुआ। और इस टाइम तीन तीन रीजन है। एक है जैसे बताया गया, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन है, इन्वेस्टमेंट कम हो गई है। तो जो कस्टमर्स हैं ये बड़ी कंपनीज के इंडिया के, जो मोस्टली बाहर है इंडिया से, वो उन्होंने उनकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट हुआ है और उन्होंने ही अपने प्लान्स धीमे कर दिए और इसीलिए आईटी की प्रॉब्लम। दूसरी है कि कोविड में बहुत लोगों ने बहुत सारे लोग ले लिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत अच्छा लॉकडाउन के टाइम आईटी इंडस्ट्री का अपस्विंग हुआ था बहुत ज्यादा। तो ये सोच के बहुत कंपनीज ने बहुत ज्यादा लोग ले लिए और उसकी थोड़ी सी करेक्शन हो रही है अगर आप अभी देखें तो। और तीसरा फ्रैंकली जियोपॉलिटिकल स्टेटस है। सारे जो ये यूक्रेन का वॉर है, हमस और इसराइल का वॉर है, और जनरल इंस्टेबिलिटी है, और इससे कंपनीज फिर घबराती है और वो अपने ग्रोथ प्लान जितना नहीं करती और इससे आईटी कंपनीज को फर्क पड़ता है। तो निराशाजनक तो है स्थिति। इसके लिए कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे जो मैं आगे आप पूछे तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन सिर्फ सिर्फ जो कहते हैं उसको कि एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि ये एक साइकिल है, ये साइकिल नीचे गई है तो कुछ टाइम में ऊपर भी जाएगी, बट हाँ 1-2 साल के लिए ये प्रॉब्लम रहेगी। तो जसप्रीत, ये जो आप कह रहे हैं कि एक उम्मीद की किरण जो है वो थोड़ी नजर आएगी, कुछ वक्त थोड़ा, लेकिन आपको लग रहा है इंतजार करना पड़ेगा। और वो वक्त आपको क्या लगता है, आपके मुताबिक कितना लंबा वक्त हो सकता है? क्योंकि जो छात्र पास हो चुके हैं पिछले साल और जो छात्र इस साल पास आउट हुए हैं उनके लिए इंतजार लंबा होता जाएगा। ठीक बात है, और उसमें मैं इसकी कोई मैजिक बुलेट नहीं है मेरे पास कि अब इतने सारे लाख छात्र हैं जिनके पास नौकरी नहीं है तो अब वो क्या करें। अब जब ऐसे टाइम पे फिर कुछ लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि अब चलो ये नौकरी नहीं है तो और क्या कर सकते हैं, आगे और पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी एमबीए कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हो, या फिर ऐसे बुरे टाइम्स पे एक्चुअली बेस्ट टाइम होता है एंटरप्रेन्योर बनने का। और बहुत सारे जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स, बेस्ट कंपनीज जो है वो ये बुरे टाइम्स पे बनी हुई है, क्योंकि कॉस्ट स्लो होती है, लोग सस्ते मिल जाते हैं, तो जो और कुछ ऑप्शन नहीं होती, लोग एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। तो मतलब और जैसे कह रही थी कि हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को भी देखना पड़ेगा। अब ये नया वेव आ रहा है टेक्नोलॉजी का। फ्रैंकली मैं नहीं बिलीव करता कि एआई के कारण ये जॉब प्रॉब्लम है। जॉब प्रॉब्लम जो बाकी रीजंस मैंने बताए हैं उसके कारण, लेकिन एआई और इस टाइप की टेक्नोलॉजीज नहीं आने वाली है। और ये एक वेकअप कॉल है कि हम उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें कि 3 साल बाद, 4 साल बाद जो छात्र निकलेंगे वो आउटडेटेड नहीं हो जाए और वो नई टेक्नोलॉजीज पे भी ट्रेन हो, मेंटरशिप से और नए करिकुलम से। बट इस टाइम पे मतलब कठिन है और दूसरे उपाय सोचने पड़ेंगे, जैसे कुछ मैंने आपको बताया। बिल्कुल। निहारिका, क्या आप इस बात से सहमत हैं, आप इत्तेफाक रखती हैं कि जो एआई है उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, या आपको लगता है कि नहीं, एआई जो है वो भी नौकरियों का, जो लोगों की नौकरियां हैं वो एक तरह से कम करता हुआ नजर आ रहा है? जो 9 बिलियन जॉब्स थे, जो अपना बेसिक एंट्री लेवल जॉब्स थे, उसमें से 3 मिलियन पीपल हैव बीन लेड ऑफ, और ये जा रहा है बिकॉज ऑफ रोबोटिक आरपीए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो हमें तो ये देखना है, जैसे उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि ये से एक साइकिल है। अगर नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमें अपने आप को एनहांस करना पड़ेगा, हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, एंड हमें वो एरियाज देखना पड़ेगा जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल ना हो, राइट, द ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट हो। और हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे उन्होंने बोला कि अगर कॉलेज में पढ़ा नहीं रहे हैं तो वो कहीं और से ये अपने आप को अपग्रेड करे, अपने स्किल्स को, और अपने आप को ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में भी अगर अप्लाई करते हैं, जो भी वो सीखते हैं, तो कंपनीज के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उनके पास कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वीजा वी बिल्कुल रॉ स्टूडेंट्स जो बिल्कुल कॉलेज से आ रहे विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो उनको अपने आप को स्किल्स भी अप करना पड़ेगा। और ये छोटे छोटे, इफ यू गो टू gov.in, यहाँ पर गवर्नमेंट के छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो उनको करना चाहिए, आधा कॉलेज में करें या गवर्नमेंट के साथ करें या कोई छोटे एंटरप्रेन्योर्स के साथ करें जिनको लो कॉस्ट एम्प्लॉइज चाहिए, और गेट सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा तो उनको एक एज मिलेगा इन देयर एम्प्लॉयमेंट, जो ऑलरेडी अभी बुरी स्थिति में है, तो उनको एक कोई एज मिलेगा। हाँ, अब जैसे आप आरपीए की बात कर रहे हैं, आरपीए जो टेक्नोलॉजी है वो 5 साल पहले आ गई, 5-7 साल पहले, वो आज की नहीं, एआई नहीं। और अगर 5-7 साल पहले अगर मैं ग्रेजुएट होता या आईटी का पढ़ाई करनी है, तो मुझे पता है कि आरपीए आ रहा है, तो अब मैं नया क्या सीखूं।
और जो लोगों ने पहले से प्रिपेयर किया उनकी जॉब्स हैं, जिन्होंने नहीं किया वो 3 मिलियन हो गए जो चले गए। और सेम चीज एआई के साथ होगी। तो यहाँ हाँ, पर पर जसप्रीत, बीच में वो इसका कोविड भी मतलब आ ये कि गया जो था अपने ना। कोर्सेज वो कर रहे हैं उनके साथ साथ उन्हें अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी करनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा कोर्सेज करने पड़ेंगे, अपना जो स्किल है उसे और एनहांस करना होगा। हाँ जी, अपने आप को एनहांस कंटिन्यूअसली। टेक्नोलॉजी में तो ऐसे भी विद 4.0 रेवोल्यूशन, जहाँ सब कुछ इतनी तेजी से जा रही है, तो हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को एनहांस करना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि एक जने आता है विद 2 साल का एक्सपीरियंस है, उनके साथ वर्क एक्सपीरियंस, एक है जो जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं। ऑल टेक कंपनीज ऑनलाइन जा रही है, सो मोस्ट ऑफ द टेक एम्प्लॉयज ऑनलाइन काम कर रहे हैं। सो उनको भी कोई जने चाहिए जिसके पास कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, काम करने का तरीका भी आता हो, क्योंकि कंपनीज के लिए वो फायदेमंद होगा। बिल्कुल, जॉब्स की स्थिति, अगर नौकरियों की बात की जाए जसप्रीत, तो स्थिति बहुत ख़राब चल रही है और लंबे वक्त से ऐसा है। और ये अगर भारत की ही बात की जाए तो भारत में भी कई सालों के रिकॉर्ड टूटे हैं। इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी जो है वो पहले नहीं देखी गई है। ऐसे में इस वक्त जो दूसरे देश हैं, अगर हम बात करें अमेरिका, यूरोप जैसे, तो वहाँ पर जो जहाँ पर जो फैक्टर्स हैं, जो आईटी कंपनियों की कमाई का 60% जो राजस्व है वो अमेरिका और यूरोप से आता है। तो वहाँ पर अगर मंदी का असर है या मंदी का दौर है या मंदी के लक्षण हैं, तो उसका असर भी यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए 6 महीने में अपने साल के यूके में रहता हूँ एक्चुअली, और यूके में पिछले 2 के 3 साल से रिसेशन, ब्रेक्सिट के कारण, बाकी रीजन, यूक्रेन वॉर, इंटरेस्ट रेट्स के कारण। और वहाँ की जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, जो मोस्टली इंडिया को आउटसोर्स करते थे, तो वो मैटर ऑफ टाइम था कि अब वो एक्टिविटी कम कर दे। पर अगेन मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ इन सारी चीजों में। तो अब 3-4 साल हो गए हैं, अब जैसे यूके की बात करें, अब अब धीरे धीरे उनको भी ग्रीन शूट्स दिखने लगे, धीरे धीरे अब वो भी मतलब वो वर्स्ट के थ्रू निकल गए हैं, और अब बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लैग हो, अगर कोई कोई यूके या यूएस की कंपनी ने 3 साल पहले अगर स्लो डाउन करनी शुरू की, तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं, लंबे होते हैं, तो इंडिया में वो 2 के 3 साल के बाद या कई बार साल के बाद, 2 साल के बाद यहाँ इफेक्ट आता है। अब जब तक यहाँ इफेक्ट आता है, होपफुली साइकिल टर्न हो जाती है, और वहां पे अब धीरे धीरे, ये नहीं कह रहा कि बहुत झूम हो रहा है, बट एटलीस्ट थोड़े लोग ऑप्टिमिस्ट होने लगे हैं। और देयरफॉर हो सकता है कि 1-2 साल के बाद वही वाला लैग इफेक्ट इधर आएगा और वो अपस्विंग होगा। तो ये साइकिल्स तो देखिए चलती रहेंगी। और कुछ लोग अनलकी, आपके छात्र, इस साल के छात्र बहुत अनलकी, मैं पढ़ाता भी हूँ अशोका यूनिवर्सिटी में एक और जगह, तो मैं देखता हूँ कि वो बेचारे अनलकी है। अगर 2 साल पहले सारे पूरे बैच को प्लेस हो जाता था, अब काफी लोग नहीं प्लेस होते, तो या तो उनको वेट करना पड़ेगा, या अपग्रेड करना पड़ेगा, या फर्दर एजुकेशन करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट करनी पड़ेगी, या फ्रीलांस करना पड़ेगा। ऑप्शंस हैं, पर इतने इजी नहीं है जितने हमेशा होते। बिल्कुल निहारिका, जिस तरह से ये स्थिति जो देखने को मिल रही है, जो कोविड टाइम था उसमें जो अभी बात जसप्रीत पे जिसका जिक्र कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा डिमांड वहाँ पर बढ़ गई थी, तो आईटी सेक्टर्स में भर्तियाँ भी बहुत ज़्यादा हुई और उसके बाद हमने ले ऑफ का भी एक दौर देखा है। तो ये भी एक वजह है कि जो कैंपस सिलेक्शंस हो रहे हैं उनमें कमी आई है। इसमें कलेक्शंस, जी कैंपस सिलेक्शन, सॉरी निहारिका, मैं कह रही हूँ यहाँ पर कि कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड थी काम की आईटी सेक्टर की, तो बहुत ज़्यादा भर्तियां की गई थी, तो वो भी एक वजह है कि ज़्यादा भर्तियां पहले हो गई हैं, इसलिए कैंपस सिलेक्शन में इधर कमी आई है। हाँ जी, ऑफ कोर्स। देखिए, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक काउंसलर रही हूँ फॉर ओवर 22 ईयर्स, ठीक है, मोर देन 2 डेकेड्स। एक टाइम था जब स्टूडेंट्स जाते थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल वगैरह। अब सब बच्चे सिर्फ कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं या डेटा साइंस सीखना चाहते हैं। आई फील येस, देयर हैज बीन अ ह्यूज इनफ्लक्स, बहुत सारे जने जा रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में। सो there has been क्या बोलते हैं उसको, there has been a huge influx। और बिकॉज ये जो स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं वो बेसिक जॉब्स के लिए जा रहे हैं, और ये बेसिक जॉब्स रिप्लेस हो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि इनको जब कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं तो दे नीड टू अपग्रेड देमसेल्व्स। इंटर्नशिप्स तो करे, जॉब्स इंटर्नशिप्स करे, जैसे उन्होंने बोला, फ्रीलांस करे, हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस करे, तो अपने रेज्यूमे में जब ये लिखेंगे और इंटरव्यू में जाएंगे तो उनको एक एज मिलेगा। दिस द ओनली वे। अगर वो कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर नौकरी मिलना मुश्किल होगा।
बिल्कुल, तो जिस तरह से हमारे दोनों एक्सपर्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ आप अपना कोर्स पूरा कर रहे हैं या प्रोफेशनल कोर्स जो कर रहे हैं वो शायद अब काफ़ी नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है। आपको उसके साथ में अपने स्किल्स को भी एनहेंस करना पड़ेगा। छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस अगर आप लेते रहेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं काम आएंगे। और शायद जिस तरह से जसप्रीत कह रहे हैं कि थोड़ा इंतज़ार करना होगा, उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जसप्रीत और निहारिका, आप हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला। तो फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, फौरन हाजिर होते हैं। आज नवमी है और कल दशहरा है और देश भर में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन सबसे खास होता है मैसूर का दशहरा। खास बात यह है कि मैसूर दशहरा में ना तो राम होते हैं और ना ही रावण का पुतला जलाया जाता है, बल्कि ये महिषासुर राक्षस के वध से जुड़ा हुआ है। ये 10 दिनों का त्योहार होता है और 10वें दिन विजयदशमी को समाप्त होता है। हर साल की तरह इस बार भी मैसूर में ज़बरदस्त रौनक दिखाई दे रही है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर बापू की थीम संविधान को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर जो है उनको भी दिखाया जा रहा है और हर तरह की चीज़ों को यहाँ पर अलग तरीके से दर्शाया गया है। रौनक मैसूर के दशहरे की सबसे ख़ास होती है। भव्य मैसूर में एयर शो की शुरुआत हो गई है। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए पहुँचते हैं। मैसूर पैलेस को खूबसूरती से सजाया गया है और इसके साथ ही पूरा शहर चमकदार रोशनी से जगमगा रहा है। इस दशहरे की शुरुआत वादियार राजाओं ने 16वीं शताब्दी में की थी। विजयदशमी के दिन सजे धजे हाथियों के ऊपर सवार होकर मां चामुंडेश्वरी की झांकी निकलती है और इसके पीछे ढोल नगाड़े और नाचते गाते लोग चलते हैं। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।